रिलेशन कोई भी है, अगर आप में लॉयल्टी है और आप की रीड में है कि हाँ हमने चलना है साथ, तो फिर आई डोंट बिलीव कि दुनिया की कोई भी ताकत आपके रिश्ते को आके ख़राब कर सकती है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि ना कि लव इंडस्ट्री चल रही है, मार्केट में लव इंडस्ट्री चल रही है। लव मैरिजेस में भी डिवोर्स रेशियो बहुत ज़्यादा है। जो कचरा उठाने वाले लोग हैं उनका भी अगर रिलेशनशिप ठीक आपस में हस्बैंड वाइफ का है तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी एक हद तक बड़ी अच्छी गुजर जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे भाई हो, अच्छे बेटे हो, अच्छे दोस्त हो तो आप अच्छे शौहर भी होंगे। तो यूथ को ये अगर ये बात जो हम कर रहे हैं समझ सके तो वेल एंड गुड, लेकिन इट इज़ इलॉजिकल कि हम उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि सारे लोग हमारी बात समझें। मैं तो अक्सर ये कहता होता हूँ कि अगर लैला मजनू या रोमियो जूलियट के दौर में सोशल मीडिया होता ना तो ये स्टोरी नहीं बननी थी। लैला को मजनू और मिल जाने थे और मजनू को लैला और मिल जानी थी। अब सिर्फ रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस जो डेवलप होती हैं, आपको क्या लगता है कितनी रिस्पॉन्सिबल उसके लिए हमारा मीडिया है, हमारे ड्रामे हैं, फिल्में हैं? मिसट्रस्ट इंसिडेंट्स के बाद तकरीबन मैरिटल सेटिस्फेक्शन का 3% रेट डिक्लाइन हो जाता है। हमारे इस्लाम में मुझे बताएं कौन सा लिव इन या रिलेशनशिप कहाँ है? नहीं है, ये हराम रिश्ते हैं। पहले होता है कि तेरे बिना मैं नहीं, और बाद में तो ये तू नहीं या मैं नहीं। एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा बिनते इकराम पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं अली अजमल साहब, साइकियाट्रिस्ट हैं, बहुत सारे ज़हनी उलझनों और मसाइल का हल इनके पास है। आज का हमारा टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा अनोखा है, तो बात शुरू करते हैं। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, डॉक्टर अली अजमल कौन है और कैसे लोगों के मसाइल का और दिमागों का इलाज करते हैं? जी बेसिकली मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और ज़हनी व नफ्सियाती अमराज का इलाज करता हूँ। मैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में मेरा एक्सपीरियंस है। इस हवाले से ऑलमोस्ट अराउंड 10 ईयर से मैं इस फील्ड में लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कुछ है, इसमें हम दोनों तरह के केसेस देखते हैं, क्लिनिकल केसेस और नॉन क्लिनिकल। यानी कि क्लिनिकल केसेस जो कि लोग बीमार हैं और ऐसे केसेस जो कि जिनको कोई मसला है, ज़िंदगी ठीक तरह से नहीं गुजर रही लेकिन बीमार नहीं हम उनको कह सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमें लगता है कि सिर्फ जो फिज़िकली सामने कोई शायद बॉडी में पेन है किसी हिस्से में तो बीमार हैं, या बीमार दिख रहे हैं, कोई बीमारी जो नज़र आ रही है वो बीमारी है, लेकिन जहन भी जिस्म का हिस्सा है, वो भी बीमार हो सकता है, उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है, उसको भी ट्रीटमेंट की क्योर की ज़रूरत हो सकती है। जी बिल्कुल, उसको भी क्योर की ज़रूरत हो सकती है। और देखिए, अगर बॉडी का कोई हिस्सा बीमार है या अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो हर वक्त बीमार नहीं रहता। आप कोई मेडिकेशन करते हैं, कोई ट्रीटमेंट करते हैं और आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन अगर किसी के जहन में मसला है तो फिर तो ओवरऑल उसकी लाइफ की क्वालिटी कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि बहरहाल हर काम हमने जहन से ही करना है। और जहन एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसमें कोई मसला आ गया तो वो ज़िंदगी का हर एस्पेक्ट हमारा ख़राब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और डॉक्टर साहब, इसमें बड़ी ख़तरनाक हद तक जो चीज़ें देखने को आ रही हैं कि बहुत सारे रीज़न्स हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ, शायद हमारे साथ भी कुछ हो, हमें पता नहीं चलता। एक्चुअली इसका सबसे बड़ा अलमिया ये है ना कि हमें आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, या हमारे आसपास हमारे अपनों के साथ किसी के साथ ये प्रॉब्लम है, जो साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है, कोई डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, स्ट्रेस में है, या वॉट एवर, क्योंकि इतनी बीमारियां शायद मुझे तो नाम भी नहीं पता होंगे, बट हमें पता है कि कुछ ना कुछ है। उसका इफेक्ट हमारी डेली रूटीन पे आता है, हमारी वर्क लाइफ पे आता है, हमारी फैमिली लाइफ पे आता है, और एक बड़ी ख़तरनाक हद तक जो एक रेशो बढ़ रही है ना हमारे पाकिस्तान के अंदर, वो डिवोर्स की है। हमारा फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे फैमिलियाँ बन ही नहीं पा रही, शादियाँ रिश्ते नहीं आ रहे, हो रहे हैं तो शादियां चल नहीं पाती। 1 साल में, 2 साल में, बड़े शॉर्ट टाइम, मतलब शुरू में आई थिंक जैसे किसी आप जॉब पे जाते हैं तो प्रोबेशन पीरियड होता है, आपको एक टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद आप सेटल हो जाते हैं। आई थिंक शादी भी दोनों लोगों के लिए एक प्रोबेशन पीरियड होता है। आप एक नई फैमिली में है, एक नए इंसान के साथ आपका जलन हुआ है, आप एक दूसरे को एक्सेप्टेंस भी रखनी है, कुछ चीज़ों में खुद को चेंज भी करना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते कि दोनों साइड पे पूरा आप दूसरे बंदे को चेंज करें, तो कुछ ना कुछ माननी पड़ती है, कुछ मनवानी पड़ती है। आपके पास जो केसेस आते हैं, डेफिनेटली बहुत सारे रिलेशनशिप रिलेटेड केसेस होंगे, उनकी रेशो क्या है और उनमें रीजंस क्या मेजरली देखी जा रही हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी रेलिवेंट बात की आयशा, कि आजकल सबसे ज़्यादा जो लोगों को मसले हो रहे हैं वो रिलेशनशिप के मसले हो रहे हैं। इसको आम तौर पे हम क्योंकि बीमार नहीं कहते कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी इस तरह के फेजेस नहीं हैं रिलेशनशिप में। बहरहाल ये एक नॉन क्लिनिकल मसला है, लेकिन मसला तो है। क्योंकि रिलेशनशिप के ऊपर बात करने से पहले एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँ कि रिलेशनशिप जो है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी एक नेमत है। दुनिया का कोई भी इंसान अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। किसी भी किस्म के रिलेशनशिप हों, अगर कोई शख्स ये कह दे कि मेरे प्रोफेशन भी मेरा बिल्कुल ठीक चल रहा है, मेरी हेल्थ भी बिल्कुल ठीक है,
गर्ज के सारी चीज़ें मेरी ठीक हैं लेकिन सिर्फ ज़िंदगी में रिलेशनशिप डिस्टर्ब हैं, तो वो ज़िंदगी की वो क्वालिटी नहीं रहेगी। ये पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। मैं बहसीत माहिर नफ्सियात अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में ये बताना चाहता हूँ कि अगर रिलेशनशिप किसी के ठीक नहीं है तो वो लाइफ ठीक तरह से नहीं गुजरेगी, लाइफ की क्वालिटी नहीं है। क्योंकि देखिए, इंसान का जो सबसे बड़ा मसला है ना आजकल के इंसान का, चाहे हम सारा दिन लोगों में घिरे रहते हैं, चाहे हम सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं, वो कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, फिर भी इस दिल में चुपके से तन्हाई पलती है। तो बेसिकली जो लोनलीनेस है, जो तन्हाई है, ये आज के इंसान का बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब इसमें मेरा एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी, बल्कि क्लियर करना चाहूँगी, मे बी इस बात पे हमारे व्यूअर्स को भी कॉन्फ्लिक्ट हो। कहते हैं कि सक्सेस और बैलेंस लाइफ, मतलब आप या तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं या फिर आप एक अच्छी फैमिली लाइफ, खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जितने कामयाब लोग हैं उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है, और जो अच्छी, मतलब जिसको पता नहीं, हर बंदे की अपनी आइडियोलॉजी है फैमिली को लेके, अगर उसके हिसाब से वो परफेक्ट है तो फिर उसकी फाइनेंशियल लाइफ डिस्टर्ब होगी, वर्क लाइफ कहीं ना कहीं उस तरह से आइडियल नहीं होगी। तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, आपकी आइडियोलॉजी से कहीं ऊपर नीचे हो रहा है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ऐसा है कि इंसान एक तरफ फोकस कर सकता है जहां, लेकिन पता क्या, जहां पे हम ये बात करते हैं ना कि एक लाइफ ठीक है और दूसरी डिस्टर्ब है लोगों की, हमें ऐसे लोग भी देखने चाहिए जिनकी दोनों लाइफ भी बड़ी अच्छी चल रही है, ब्लेस्ड है ना वो, तो फिर ब्लेस्ड है। अब जहां तक ये ब्लेसिंग की बात है, तो वो उन्होंने खुद अपने आप को इस तरह से मैनेज किया, दोनों पार्टनर्स ने कंपैटिबिलिटी अपनी इस तरह से रखी कि वो प्रोफेशनली भी एक्सेल कर रहे हैं और उनकी जो लाइफ है, जो डोमेस्टिक लाइफ है, जो अपनी उनकी शादीशुदा ज़िंदगी है, वो भी ठीक है। तो जहाँ पे हम एक चीज़ को देखते हैं वहाँ पे हमें दूसरी चीज़ को भी देखना चाहिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं और ये आपके अपने हाथ में होता है। आई एग्री कि एक बंदा जितनी मर्जी एफर्ट डालता रहे, दूसरा पार्टनर ना करे तो मसले हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल दोनों पार्टनर्स अगर एफर्ट डालें इस सारे रिलेशनशिप में, तो आप यकीन जानिए कि ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है और बहुत खूबसूरत गुजर सकती है। प्रोफेशन भी आपका ठीक है, जैसे आपने सक्सेस की बात की, आपकी फैमिली लाइफ भी ठीक है, तो वो लोग ऐसे किस्मत वाले होते हैं। और तब जो लोगों की लाइफ की क्वालिटी होती है, असल ज़िंदगी तभी होती है जब आपके प्रोफेशन के साथ साथ आपके घर में रिलेशनशिप भी ठीक है। लेकिन ना इसमें थोड़ी सी आजकल प्रॉब्लम हो रही है और उसके मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हैं। अगर हम इसी तरफ डिवोर्स की तरफ बात कर लें। अच्छा, डिवोर्स से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी आपके पास, क्योंकि आप तो एक्चुअली कपल्स को मिलते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, मतलब हम लोग चाहते क्या हैं, एक कपल एक शादी में क्या चाहता है? मतलब पैसा भी चाहिए बीवी को, हस्बैंड का टाइम भी चाहिए, ऑब्वियसली वाइस वर्सा बंदे की भी डिमांड्स होंगी। तो आपके पास आपके केस स्टडीज़ के अंदर कामयाब शादियां कौन सी हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं या बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे को दे पाते हैं, फाइनेंशियली मिडिल में है, या जैसे भी आप एक एवरेज लाइफ स्पेंड कर रहे हैं? क्योंकि एवरेज तो कोई भी नहीं रहना चाहता, सबको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए। तो अगर आप पैसे कमाने जाएंगे तो फिर आपकी पर्सनल लाइफ तो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि 8 घंटे में आजकल के टाइम पे जिस तरह से हमारी सोसाइटी में, मतलब ओवरऑल एक इकोनॉमिक डाउनफॉल है, अब एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ रही है, बिजनेसेस भी डिस्टर्ब हैं, ऑब्वियसली पैसा जनरेट नहीं होगा इकॉनमी में तो कैसे पेनिट्रेट होगा? तो उसमें अब आप 8 घंटे काम करके घर जाके बीवी भी खुश रहे, बच्चे भी खुश रहे, और या तो फिर आप बॉस को खुश रख लें या फिर बीवी को खुश रख लें, कोई एक चीज़ हो सकती है। तो मतलब मैं समझना ये चाह रही हूँ कि कामयाब शादी कौन सी है? देखिए, सबसे जो कामयाब शादी है वो है जिसमें अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को आप समझते हैं। अब आपने जैसे बात की जी कि बॉस को खुश रख ले या बीवी को खुश रख ले। अब बीवी अगर ये अंडरस्टैंड करे कि जी हस्बैंड बिजी हैं, वो जी अपने काम में बिजी हैं, जैसे आपने कहा कि इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं और उसके बाद फिर उनके पास टाइम लिमिटेड है, अगर वाइफ ने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली तो आप देखें कि मसले सारे ख़त्म हो जाएंगे। वो उनको थोड़ा सा कंसोल करेंगी, उनको थोड़ा सा फ्री हैंड देंगी कि आई नो कि यू आर द ब्रेड विनर, आपके ये मसले हैं, एक आपके जो महदूद टाइम है उसी में आपने सारा करना है, ओके फाइन। अब इसी को दूसरी तरफ कर लें, कुछ प्रोफेशनल लेडीज़ हैं तो उनके हस्बैंड को भी समझना चाहिए कि मेरी वाइफ जो है उनमें अचीवमेंट मोटिवेशन है, वो कुछ करना चाहती है, वो इम्पोर्टेंट है। तो बीवी की भी तो होंगी ना? एग्जैक्टली ना, आपके पास वर्कलोड है तो उसके पास भी होगा। अब हस्बैंड्स को ये समझ जब उनको आ गई, अगेन वही अंडरस्टैंडिंग की बात है कि मेरी वाइफ जो है उनके कुछ लाइफ में कोई ड्रीम्स हैं, कोई गोल्स हैं। पर्सनैलिटीज अपनी अपनी हर शख्स की होती हैं। कुछ लेडीज़ होती हैं वो कहती हैं कि जैसे आपकी तरह सक्सेसफुल माशाल्लाह से अचीवमेंट मोटिवेशन के कुछ अचीव करना है।
अब कुछ ऐसे हैं जो कि हाउसवाइफ बन के शायद खुश हैं। तो इन आइदर केस दोनों ही अपनी जगह पे ठीक है, जो जैसे अब हम अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अब ये दूसरे पार्टनर को अंडरस्टैंड करना है कि ये चीज़ जो है ये मेरी वाइफ के लिए ये इंपॉर्टेंट है, वो उनकी ये पर्सनैलिटी का हिस्सा है। अब जब उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया तो वो उनको लिवरेज भी देंगे, वो उनके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे भी होंगे। असल जो आपने बात पूछी कि जो मैरिटल काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं जिनकी आमतौर पे बहुत सारी ऐसी डाइवोर्सेस हैं जो कि बिल्कुल होने वाली थी और बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये काम मुझसे लेना था और वो बच गई। आम तौर पे जो ज़्यादातर इनके मसले होते हैं वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के होते हैं कि उसने कुछ कहा, मैंने कुछ सुना, मैंने कुछ कहा, उसने कुछ सुना। अब ये जो सुनने सुनाने में जो कम्युनिकेशन गैप है ना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बड़ी आसानी से रिजॉल्व हो सकती हैं। एंड बाय द वे दोनों ही एजुकेटेड, दोनों ही प्रोफेशनली सक्सेसफुल, समझदार, पढ़े लिखे, सोचने समझने वाले, सुलझे हुए लोग। लेकिन क्या होता है कि एक दूसरे की बातों को ट्रांसलेट नहीं कर पाते। थोड़ी सी बीवी ने कोई बात की, हस्बैंड की ईगो हर्ट होगी, वो रिएक्शन आ गया। उसने ये नहीं समझना कि किस माइंडसेट में कहा, क्या टोन थी, कि अंदर इनके चल क्या रहा था। इसी तरह से वाइफ्स का भी है कि हस्बैंड अगर थका हुआ है या कोई और मसला है, उन्होंने कुछ आगे कह दिया तो इन्होंने भी उसकी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करना, उसको इतना एग्जैजरेट कर देना कि दूसरे के शू में जाके नहीं देखना उनको एज अ ह्यूमन बीइंग के उनके भी देखे ना। एक चीज़ है, गुस्सा करना अच्छी बात तो नहीं, अक्सर वाइफ्स शिकवा करती हैं जी हमारे हस्बैंड गुस्सा करते हैं। अब मैं उनको कहता हूँ कि ठीक है जी, उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन बात आप इस चीज़ को समझें कि अगर एक बंदा गुस्सा कर रहा है, ये उनकी आदत हो सकती है, उनका टेम्परामेंट हो सकता है, उनकी कोई स्ट्रेस, कोई परेशानी हो सकती है। इसको रेसिप्रोकेट करने की बजाय कि अब मैंने भी अदले का बदला लेना ही है, इन्होंने मुझे ये बात की तो की, तो फिर तो नहीं ना चलेगा। फिर तो ये होगा कि सादी सादी चीज़ें हैं, हम उसको कॉम्प्लिकेट कर देंगे। ज़्यादातर ये देखा गया कि मसले इतने होते नहीं हैं, लेकिन एक कम्युनिकेशन का मसला है, अंडरस्टैंड नहीं एक दूसरे को कर पाते, छोटी छोटी बातों को जैसे कहते हैं कि बात का बतंगड़ बन जाता है। अगर ये छोटी छोटी मसले दोनों लोग ही समझदार अपने मसले सॉल्व करना चाह रहे होते हैं, लेकिन बस कुछ गैप की वजह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे और उसकी वजह से छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी बन जाती हैं। कामयाब शादी या एक नॉर्मल फैमिली सिस्टम को रन करने के लिए अंडरस्टैंडिंग तो आपने कहा ज़रूरी है। ट्रस्ट कितना मैटर करता है एक कपल में? जो ट्रस्ट तो बहुत मैटर करता है। अगर आप को अपने पार्टनर पे ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर रिलेशनशिप का क्या मतलब रह जाता है। और आजकल कुछ ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं, बाय द वे काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं, हालांकि ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, अगर एक रिलेशनशिप है, मुझे अपने पार्टनर पे ट्रस्ट ही नहीं है, मैं तो उसका क्या, मैं तो फिर एंग्जाइटी में ही रहूंगा। कोई भी पार्टनर एंग्जाइटी में ही रहेगा। वैसे भी कहते हैं ना, पार्टनर को छोड़ के भी एतबार कर लेना चाहिए। क्या होगा ना, या तो अच्छा लेसन मिलेगा या अच्छा पर्सन मिल रहेगा। तो फिर जब आप इस रिश्ते में हैं, आप मियाँ बीवी हैं, आप शादी है चल रही है आपके साथ, तो फिर आपका एतबार करना आपकी मजबूरी है। हाँ, वो इंसान आपके हक में अच्छा नहीं है तो ठीक है, टाइम आएगा कि चीज़ें हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी। देखिए, बिल्कुल, या तो ऐसे होगा, बहुत अब आपने अच्छी बात की, या तो चीज़ें सामने आ जाएंगी, रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, या कोई ट्रस्ट बिल्ट हो जाएगा। अगेन अप्रोच तो पॉजिटिव रखे ना, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। हाँ, ऑब्वियसली, लेकिन ना कुछ दरअसल डर लगता है ना, डर भी तो लगता है ना। आमतौर पे मेल मेंटेलिटी है ना जी, आमतौर पे जिन मेल्स को ट्रस्ट का थोड़ा बहुत इशू होता है और फिर हालांकि होना खवातीन को चाहिए। मर्द की तबीयत ज़्यादा अटकेलियाँ करने वाली है, खवातीन की तो अल्लाह ताला ने भी औरत में वफा रखी है। नहीं, बिल्कुल, आई एग्री विद यू, खवातीन में वफा रखी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें सिर्फ मर्दों को ना करे, दोनों को इंक्लूड कर ले, ज्यादती हो जाएगी मर्दों के साथ। मर्द में वफा नहीं रखी। अरे ऐसा, वैसे ही ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम जब रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, तो औरतों के जो रिलेशनशिप है ना, जो फीमेल की तरफ से आता है, वुमेन के लिए अपने रिलेशनशिप से इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं होती। बहुत सारे हमने देखे हैं, करियर सेकेंडरी, वो चाहती हैं कि एक रिलेशनशिप रहे ना, तो वो बाकी सारी चीज़ों को सेकेंडरी कर देती है। इन शॉर्ट के एक खातून जो किसी भी अपने हस्बैंड या के साथ अटैच है, शी कैन डाई फॉर हिम। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें हस्बैंड का, तो वो आमतौर पे चीज़ों को कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हर एक औरत में से एवरी सेकंड औरत जो है वो अपने मेल पार्टनर के लिए मरने के लिए तैयार है, लेकिन शायद आपको ऐसा मेल पार्टनर कोई चिराग लेके ढूंढने से मिलेगा जो मरने के लिए तैयार होगा। अच्छा, मरना क्यों है? मतलब हमें तो जिंदा रहने के लिए पार्टनर चाहिए ना, मरने के बाद तो जस्ट सेइंग की इंटेंसिटी। बट आई बिलीव कि रिश्ता कोई भी है या जेंडर कोई भी है, रिलेशन कोई भी है, अगर आप में लॉयल्टी है और आप की रीड में है कि हाँ हमने चलना है साथ, तो फिर आई डोंट बिलीव कि दुनिया की कोई भी ताकत आपके रिश्ते को आके ख़राब कर सकती है। बिल्कुल,
आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन अब वही फिर बात आ गई ना जहाँ पे लॉयल्टी या ट्रस्ट के इश्यूज हैं। इंटेंशंस मैटर करती है, इंटेंशंस मैटर करते हैं बिल्कुल, लेकिन एक तो है ना जी कि अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो है कि कुछ ऐसे मसले पाए जा रहे हैं, अब अगेन ये मैं आपको बताऊं, अगर ऐसे कोई मसले पाए जा रहे हैं तो फिर शादी नहीं बचेगी। होता ये है कि हर एक मिसट्रस्ट इंसिडेंट्स के बाद तकरीबन मैरिटल सेटिस्फेक्शन का 3% रेट डिक्लाइन हो जाता है। तो अब अगर देखें कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं कि कुछ ट्रस्ट डेफिसिट इंसिडेंसेस हो रहे हैं, तो फिर वो शादी कहाँ पे चलेगी? वो शादी नहीं चलेगी ना। एफर्ट करनी पड़ेगी ना अपने पार्टनर का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, विन करने के लिए। विन करने के लिए एग्जैक्टली। तो पहली बात तो ये है कि आपने कोशिश ये करनी है, जो कि हमें ऑडियंस सुन रही है, कि कोशिश करें कि इस तरफ ना रिलेशनशिप में हालात जाए ना, क्योंकि जब आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं ना करते या कोई आपको उनकी लॉयल्टी पे होता है तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती, ना ये रिलेशनशिप के लिए अच्छी चीज़ है और ना ही किसी दोनों पार्टनर की मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ है। अब देखें ना कि कैसे आप सुकून से बैठेंगे जी कि आपके हस्बैंड अगर लेट्स सपोज बाहर है या वाइफ या कुछ है, तो आपको ट्रस्ट डेफिसिट है या लॉयल्टी के आपके साथ मसले चल रहे हैं, तो वो तो आपका सुकून ही खराब रहेगा। तो ऐसे रिलेशनशिप में जब आप रहेंगे तो इश्यूज तो होंगे, लेकिन वो बिल्कुल आपने बड़ी रेलिवेंट बात की कि या तो सबक मिल जाएगा या फिर पता चल जाएगा। तो इन आइदर केस वेट तो फिर करना चाहिए। और लेकिन ना इसमें एक चीज़ मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ट्रस्ट के इश्यूज इतने होते नहीं हैं, लॉयल्टी का मसला नहीं होता, वो हमारी सिर्फ सोच में ही होता है। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप अगर खत्म होगा तो वो ऑटोमेटिकली मसला हल हो ऑब्वियसली जाएगा। कम्युनिकेशन गैप, जैसे देखें दो लोगों की शक्लें नहीं ना एक जैसी होती, लुक डिफरेंट होती, इसी तरह से हमारी जो इनर पर्सनैलिटी है वो दो लोगों की मुख्तलिफ होती है। आमतौर पे देखा ये गया है जो ट्रस्ट इश्यूज वगैरह होते हैं, दोनों ही लोग एक दूसरे के साथ लॉयल होते हैं। कोई ट्रस्ट डेफिसिट उस वजह से होता है कि हमने कुछ कहा, सामने वाले बंदे ने परसीव और किया, क्योंकि हर बंदे का अपना अपना माइंड सेट है। जैसे मैंने बताया कि शक्लें एक जैसी नहीं है, किसी के कोई भी जो क्यूज हैं उसको दूसरे बंदे ने किसी और तरह से ले लिया, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि पर्सनैलिटी डिफरेंसेस होते हैं, अपब्रिंगिंग के मसले होते हैं कि डिफरेंट होते हैं, और इस वजह से वो हमारे पास जो मैसेज जाता है वो आमतौर पे कभी ना कभी गलत चला जाता है, जिसकी वजह से हमें ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि जहाँ पे पार्टनर में ट्रस्ट के इश्यूज होते हैं वो ज़्यादातर उनकी इनसिक्योरिटीज़ और वहम होता है, ज़्यादातर केसेस में ये रियलिटी नहीं होती। डॉक्टर साहब, लास्ट 5 साल की रिसर्च के अकॉर्डिंग जो डिवोर्स के केसेस आए हैं ना, उसमें 58% डिवोर्सेस जॉइंट फैमिली की वजह से हुई है। और आपके पास जो काउंसलिंग के लिए केसेस आते हैं, कपल काउंसलिंग के लिए, उसमें उन केसेस में जो खराबी की वजह क्या होती है मैक्सिमम, और उसमें से अब कितने परसेंट केसेस, कितने परसेंट शादियां बचा चुके हैं अपनी काउंसलिंग के थ्रू? जी शुक्र है अल्लाह ताला का कि अब तक मेरे पास तो तकरीबन जो भी आए हैं ये अराउंड मोर देन 90% जो है ये शादियां बच गई हैं। अब कुछ जो लेस देन 10% है, अगर वो खुद ही नहीं बचाना चाहें तो उसमें कोई क्या कर सकता है। ये आपने बिल्कुल बड़ी रेलिवेंट बात की कि इतनी ज़्यादा जो डाइवोर्स रेट की वजह है ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है। अब इसमें ना एक चीज़ हमने अंडरस्टैंड कर लेनी है, इस जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो सबसे बड़ा विक्टिम है वो औरत है। अब इसमें कुछ बातें आप समझें कि ये जो सास बहू का आपस में ना कंपैटिबिलिटी बनना या और कोई फीमेल जो रिलेशनशिप हैं रिलेटिव घर में रहते हैं उनसे ना बनना, आजकल शादियों में देखा ये गया कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये हो रहा है। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि जो औरत है वो इसकी एक तरह से विक्टिम भी है। अच्छा, मैं इस बात से डिसएग्री करूंगी। उसकी रीज़न ये है कि जब लड़की शादी होके एक घर से दूसरे घर जाती है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उस इंसान की जिसके साथ उसकी शादी हुई। वो उस घर में, अपने ससुराल में जब गई है तो वो उस घर में नहीं है। जिस इंसान के साथ उसकी शादी हुई है वो नई नहीं है, वो वहाँ पे नया नहीं है, वो उस घर में रहता है। उसको पता है उस घर में रहने वाले लोगों की आदतों का, उनकी नेचर का, उसकी माँ कैसा रिएक्ट करेगी, बाप कैसा करेगा, बहनें कैसे करेंगी। तो उस खातून को, उस लड़की को जो अब दूसरे घर में आई है आपके साथ शादी करके, सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उस घर में उसको सिक्योर करना, उसकी स्पेस बनाना, उसकी इज्जत करवाना अपने सारे रिश्तों से। आप ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर से आने वाली लड़की आपकी इज्जत करे। क्या आप उसको इज्जत देते हैं? क्या आप उसको स्पेस देते हैं? क्या आप उसको मार्जिन देते हैं कि वो उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो सके? क्या हम इतना टाइम देते हैं? हम इतनी सारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक इंसान से क्यों लगाते हैं? हम उसके साथ कितना कॉपरेट कर रहे हैं? और वो इंसान, जिस सो कॉल्ड इंसान के साथ की वजह से वो लड़की उस घर में, अगर वो उसके साथ नहीं है तो फिर मैं तो समझती हूँ उस बंदे को, अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं है कि वो अपने पार्टनर को अपनी फैमिली में इज्जत दिलवा सके,
तो फिर ऐसे लोगों को तो मैं समझती हूँ शादी करनी ही नहीं चाहिए। ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छी और रेलिवेंट बात की। आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू कि जो मेल है उनको इतना ज़रा स्ट्रांग होना चाहिए, उनमें इतना स्पाइन होना चाहिए, स्पाइनलेस नहीं होना चाहिए कि ये मेरी वाइफ है, इनके साथ इस तरह से ट्रीट करो। अब यहाँ पे ना कुछ कल्चरल एस्पेक्ट आ जाते हैं। कल्चरल एस्पेक्ट ये है कि सबसे पहले तो आप देखें कि आप कल्चरल एस्पेक्ट देख लें या रिलीजियस एस्पेक्ट देख लें। इसमें ये आपके पॉडकास्ट के हवाले से सारे ऑडियंस की मैं मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहता हूँ। देखें, जो फैमिली होती है ना, क्लोज फैमिली, वो होते हैं हस्बैंड वाइफ और बच्चे। वो जो आपके सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, आपकी मदर हैं, फादर हैं, वो आपकी फैमिली नहीं है, वो आपके फादर की फैमिली है। तो ये एक फैमिली को हमने इसमें अंडरस्टैंड करना है। ये बड़ी एक मिसकंसेप्शन है कि जी मेरी वो फैमिली है। फैमिली हस्बैंड वाइफ और बच्चे होते हैं, एक तो ये चीज़ है। अब उसमें फिर दूसरा जो कल्चरल एस्पेक्ट की जिसकी मैं बात कर रहा था, आप देखें कि हम ज़्यादातर हमारी आबादी यहाँ पे मुसलमान हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। कहीं पे आप दिखा दें कि इस्लाम में बहू के ऊपर सास ससुर की खिदमत वाजिब है। बहू के ऊपर इस्लाम में भी और किसी भी कल्चर में सास ससुर की जो खिदमत है वो वाजिब नहीं है। औरत अपने माँ बाप की इज्जत करे और उसके बाद जो मर्द है वो अपने माँ बाप की इज्जत करे। प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे, हमने जो औरतें हैं, जैसे मैंने बताया कि विक्टिम है एक हद तक, हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं जी, वो प्रोफेशनल लेडी भी हों, वो घर का काम भी करें, उसके बाद वो बच्चों को भी देखें, वो हस्बैंड की भी खिदमत करें, उसके बाद ही वो सास ससुर की खिदमत करें, उनके रिलेशनशिप जो रिलेटिव हैं, ये फुफ्फे मामे चाचे ताए ताइयाँ, इनकी भी खिदमत करे और इनको भी करे। अब आप देखें, अच्छा, मैं तो इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी ना कि पहले ज़माने में जब शायद हमारे पेरेंट्स उनका बचपन था या उससे पहले के लोग जब वो शादियाँ करते थे, उस वक्त जब ख़ानदानी लोग शादियाँ करते थे तो देखते थे अच्छा लड़की या लड़का, जब किसी की भी शादी के लिए देखने जा रहे हैं, लोग शरीफ हैं। अगर लड़के की बात है तो लड़का क्या बरसरे रोज़गार जिसको बोलते हैं कि अच्छा जी कमा सकता है, अपनी फैमिली को बेसिक्स पूरे कर सकता है, घर अपना है, अच्छा ठीक है। लड़की के लिए क्या देखेंगे, अच्छा लोग कैसे हैं, लड़की नेक शरीफ है, नमाज रोज़ा जानती है, क्योंकि औरत ने नस्ल की तरबियत करनी है तो उसकी ख़ुद की कुछ बेसिक्स होंगी तो वो ऑब्वियसली फॉलो कर पाएगी, समझ में आता है। बट आजकल ना हमारे रवैये बदल गए हैं, हमारी डिमांड्स बदल गई हैं। अब हम ये देखते हैं, जब लड़की देखने जाते हैं तो ये नहीं देखते कि अच्छा लड़की लोग कैसे हैं, लड़की शरीफ है या क्या करते हैं, वो देखते हैं। अच्छा पहले तो एंटर होकर देखेंगे गैराज में गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं और कौन कौन सी है, और कहीं ना कहीं पहले 10-15 मिनट में ये पूछ लिया जाता है कुछ केसेस में तो अच्छा इसमें से लड़की की कौन सी वाली गाड़ी है, अच्छा वो खुद चलाती है कि ड्राइवर चलाता है। अच्छा उसके बाद सिर्फ इतना नहीं, ये भी देखा जाता है जब रिश्ता देखने जाते हैं, अच्छा जी लड़की कमाती कितना है, बैंक में कितना पैसा है, प्रॉपर्टी है कोई, अच्छा हमारे लड़के को सेट करेगी या नहीं करेगी। तो सीरियसली आप अपने बेटों के रिश्ते करने जा रहे हैं या आप अपने बेटे का सौदा करने जा रहे हैं, पहले आप ये चीज़ क्लियर करें, तो फिर आपको उस हिसाब से हम डील भी लोग करेंगे। तो हमें ना एक्चुअली हमारे कॉन्सेप्ट भी ठीक करने की ज़रूरत है, चाहे सामने लड़की वाले हैं चाहे सामने लड़के वाले हैं, दोनों कंडीशंस में, दोनों सूरतों में, केसेस में लोग गलत होते हैं। हमारे रिश्तों में लालच आ चुका है, हमारा ईमान पता नहीं कहाँ गया, हमारा ईमान ख़त्म हो चुका है। एक मतलब आई बिलीव हम कहते हैं कि जी बीइंग अ मुस्लिम हमारा रिस्क अल्लाह ताला ने लिख दिया और मरने तक हमें हमारा रिस्क मिलेगा। अगर कीड़े को पत्थर में मिल सकता है तो क्या ज़िंदा इंसान को नहीं मिलेगा। हम जो पूरे दिन से रात तक सारा दिन मेहनत करते हैं कि हम अपने बेसिक रोटी पानी के लिए करते हैं, नहीं, हम तो अपनी बाकी चीज़ों के लिए करते हैं। अगर आप नहीं भी कर रहे तो आपको कहीं ना कहीं से मामलात आपके चलते हैं। अच्छा इसमें अगर आपने एक चीज़ गौर की होगी तो रिस्क सिर्फ वो नहीं है कि आपकी नौकरी, आपका पैसा, आपकी फैमिली भी आपकी रिस्क की एक फॉर्म है। सो जब अल्लाह ताला, जब लोग निकाह करते हैं ना तो अल्लाह ताला ने निकाह में बरकत रखी है, उस निकाह की बरकत की वजह से भी आपका रिस्क खुलता है। बट जब उस निकाह में, उस मामलात में शुरू में नीयत ख़राब हो जाएगी और लालच आ जाएगा तो उसमें क्या नीयत, उसमें क्या ही बरकत होगी, हो ही नहीं सकती। देखिए वो एक है तो बात, कुछ मजाक में इजहार तफन्नुन नहीं करना चाहता हूँ। हमारे माशरे में ना बहू ऐसी चाहिए, आमतौर बीवी भी बाय द वे ऐसे, जो वो कहते हैं कि देखने में कैटरीना हो और काम करने में मासी सकीना हो। अब ये जो कैटरीना और सकीना का जो कॉम्बिनेशन है ना, बैंक बैलेंस भी ऐड करें यार चले बैंक बैलेंस बिना पैसों के तो भाई आप कौन है। एग्जैक्टली अब देखें ना, ये एक मिसकंसेप्शन है। अगर आपने ये चीज़ें देखनी है तो ऑब्वियसली फिर आपको ऐसी जो खातून है उसको फिर आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं ना कि वो देखने में कैटरीना हो, बैंक बैलेंस भी हो और आपका जो मतलब कि बच्चा है वो आपकी नज़र में चांद हो और असल में वो ऐसे लंडे में मिलते हो ऐसे बच्चे। तो बात ये है कि फिर वो कैसे कंपेटिबिलिटी बनेगी। मतलब हम तो प्रोडक्ट
देख के फिर रेट लगाएंगे ना। एग्जैक्टली लेकिन हम कहते हैं जी कि जी मेरा चांद सा बेटा है, चाहे बेटे में चांद वाली कोई बात ना हो। अक्सर मदर्स कहती हैं जी कि जी मेरा चांद सा बेटा है, इसके लिए मैंने जी नीली आंखों वाली लानी है। ये वो वाला चांद होता है जो चढ़ाया आपने और उसको भुगतेगा कोई और। अब वो देखें ना, फिर वो उसकी भी तो कुछ डिमांड, कुछ कंपेटिबिलिटी बननी है। और ये जो एक बात आपने ना बड़ी रेलिवेंट की कि असल में जो मेल है ना, प्रॉब्लम ये है कि अगर बुरा ना मना जाएंगे मर्द हजरात, कुछ मर्द ना अभी तक एज तो उनकी बढ़ गई है लेकिन अभी तक ना वो बच्चे हैं, बचपन और लड़कपन ख़त्म नहीं हुआ भाई। अच्छा, इसमें मैं आपकी पिछली बात में एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। ये जो डिमांड्स होती हैं ना जिन लोगों की इस तरह की, उसमें एपिक पार्ट पता क्या होता है? चले मिल गया, आपकी किस्मत अच्छी है, तुक्का लग गया, कोई बेवकूफ़ बन गया, उसके बाद भी क्या होगा? एक एटीट्यूड, मैनली सो कॉल्ड मैन ईगो आएगी और वहाँ पे फिर ये भी एक्सपेक्टेशंस होंगी, अच्छा ये तो आपने किया, ये आपका फ़र्ज़ था, आप लेके आई हैं, तो हमारे सर पे कोई एहसान नहीं किया। उसके बाद उनको प्रोटोकॉल भी चाहिए, उनको इज़्ज़त भी चाहिए, उनको अपने लिए 3 टाइम की गोल रोटी भी अपने सामने चाहिए। और अब ये सब करेगी जो लड़की, आपको, आपके बेटे को पालेगी भी, आपको सो कॉल्ड, उसने तो अडॉप्ट किया है ना, आपने तो उस पर कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, तो फिर आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके लिए गोल रोटी भी बनाए और आपके सामने ट्रे से जाके भी लाए। फिर वो ये तो नहीं करेगी, फिर तो आपको उल्टा इज़्ज़त ज़्यादा देनी पड़ेगी ताकि जो मिल गया ना आपको वो रिटेन रह सके। देखें जी, जहाँ तक इज़्ज़त की बात है तो वो तो एक है कि कोई भी रिलेशनशिप है उसमें इज़्ज़त का तो एलिमेंट होना चाहिए ना। और जिन लोगों के साथ ये सब हो रहा है, ये इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात, वो किस तकलीफ़ में होंगे इसका शायद अंदाज़ा आप और मैं नहीं लगा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। ये आसान चीज़ें नहीं है, जिस तन लगियाँ ओ सन जाने, दूजा कोई ना जाने। आई टोटली एग्री विद यू। लेकिन जहाँ तक देखिए इज़्ज़त की बात है ना, हस्बैंड अपनी वाइफ की इज़्ज़त नहीं करेगा और वाइफ अपने हस्बैंड की इज़्ज़त नहीं ना करेगी तो ये एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग होगा, वो रिश्ता नहीं बचेगा। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि शादी में सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है ना, वो ना तो पैसा है, ना स्टेटस है, ना कोई और चीज़ है, ना शायद आपकी लग्जरी लाइफस्टाइल है, इज़्ज़त है। आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपका रिश्ता चलेगा। और इसमें एक और फैक्ट भी है, अगर बंदा अपनी बीवी को इज़्ज़त नहीं देगा ना, लिखवा लें, उसकी फैमिली भी उसकी बीवी को इज़्ज़त नहीं देगी। वाइस वर्सा औरत के लिए भी है, वो अगर अपने मियाँ को इज़्ज़त नहीं देगी, उसकी फैमिली भी उसके मियाँ को इज़्ज़त नहीं देगी। तो ये वाला जो रिश्ता है ना, जितना सेंसिटिव है, और इसकी बेस जो है, आई बिलीव आपका पहला रूल जो है ना, वो रिस्पेक्ट है एक दूसरे की, आपको करनी भी है और आप करेंगे तो आपके साथ जुड़े हुए रिश्ते भी करेंगे। सबसे बेहतरीन हस्बैंड वो है जो अपनी फैमिली को कहे कि आप मेरी माँ हैं, मेरे फादर हैं, बहन भाई हैं, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ लेकिन मेरी वाइफ की भी इज़्ज़त करना, ये मेरी फैमिली है। जिस हस्बैंड में, जिस बंदे में इतनी कैपेसिटी है, आप देखिए कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन हस्बैंड है। बिल्कुल ऐसे डॉक्टर साहब, मैं तो ये कहूँगी कि एक मर्द की डेफिनेशन ये होती है कि वो अपनी फैमिली को ऑन करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए और उसको लेके चले। एग्जैक्टली अब देखें प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है कि मर्द जो हैं, मर्द हज़ार, जैसे मैंने कहा था कि कुछ अभी तक इतने मिच्योर नहीं हुए, उनमें लड़कपन नहीं ख़त्म हुआ, वो ये समझते हैं कि आम तौर पे वाइफ्स को टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनकी इज्जत खुद भी नहीं करते और करवाते भी नहीं। आप देखें कि आयशा, आप खुद एक खातून है, मैं अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपको बताता हूँ कि जो औरत ज़ात है ना, ये अल्लाह ताला ने इतनी इसमें खूबसूरत चीज़ बनाई है, इतनी इसमें कैपेसिटी है और इतनी एक तरह की पेचीदगी भी है कि औरत अगर उसका हस्बैंड जो है वो उसकी इज्जत करे और उसको इज्जत दिलवाए ना, मैंने ऐसे ऐसे केसेस भी देखे हैं, औरत कहती है मैं पैसे कमाती हूँ, मैं फैमिली रन करती हूँ, मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए, मुझे मेरी सास ससुर, जो मेरी ये जो आपके हस्बैंड के सिबलिंग हैं, वो मेरी बस इज्जत करें। औरत को ना सिर्फ ऑनरशिप चाहिए, आप सिर्फ ये कॉन्फिडेंस दे दें, मैं हूँ तू कर। आप सिर्फ उसको ये बता दें कि मैं तुम्हारी बैक पे हूँ, और लिटरली आप ये करके देखें, सिर्फ इस इतनी सी बात से, इतनी सी मॉरल सपोर्ट से आपका घर जन्नत भी बनेगा। वो औरत अगर वो घर में देख रही है तो वो घर को भी बेहतरीन चलाएगी, आपके बच्चों को भी अच्छे से देखेगी, शायद आपकी फैमिली की 2-4 कड़वी बातें भी सुन लेगी, बॉदर नहीं करेगी। और अगर वो काम कर रही है तो वो हर जगह पे बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म भी करेगी। क्यों? औरत बड़ी ना सेंसिटिव भी है, ठीक है। अगर औरत की साइकी को समझा जाए तो उसको एक्चुअली वो खुद के सब कर जाती है। औरत जहाँ सेंसिटिव है ना, उतनी मजबूत भी है। सिर्फ उसको अपने पार्टनर की ये सपोर्ट, उसको ये एहसास होना कि तू कर, मैं हूँ, बस वो काफ़ी होता है। और सबसे बेहतरीन शौहर वो है जो आमतौर पे ऐसे तो हमें मिलते हैं कि बीवियों को कहते हैं जी मेरी माँ की इज्जत करना। सबसे बेहतरीन शौहर वो है और सबसे अच्छा रिलेशनशिप उनका चलेगा जो उसी तरह से अपनी मदर को कहे जी कि जी आपने मेरी बीवी की भी इज्जत करनी है। आई एग्री विद यू,
माँ का हम देन नहीं दे सकते, माँ के कदमों तले जन्नत है, लेकिन फिर भी ये शौहर इस चीज़ को समझें कि चाहे मेरी माँ मेरी जन्नत है, लेकिन उसकी वजह से मेरी माँ के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि मेरी बीवी को स्नब करे या मेरी बीवी की इज्जत ना करे। इसमें भी कोई कबाहत नहीं है, आप इज्जत कर लें, आपके बड़े हैं, हम मतलब किसी गैर बुजुर्ग को भी मिले तो हम इज्जत से बात करते हैं। हम कहीं मार्केट में जा रहे हो, किसी के पास कोई वजनी चीज़ देखें इवन मॉल्स में, तो आप सपोर्ट भी कर देते हो, हेल्प कर देते हो कोई चीज़ रखने में, उठाने में। तो बड़ों की इज्जत करना, अगर आपके मियाँ के माँ बाप बूढ़े हैं तो आप इज़्ज़त करें, कोई बात नहीं। इज़्ज़त देने से ना इज़्ज़त मिलती है। कई दफ़ा आपकी एक टाइम पे की गई नेकी ना आपको पलट के आती है, और वो कुछ अरसे के बाद पलट के आती है, तो वो काम करती है। तो इज़्ज़त देने से आप छोटे नहीं होंगे, आपके रिश्ते और मजबूत होते हैं। सो इसमें कोई कबाहत नहीं, आप कर ले इज़्ज़त, आपकी इज़्ज़त में कमी नहीं आएगी। ये भी आजकल की ज़रा लड़कियों को समझने की ज़रूरत है। देखिए आयशा, इसमें अगेन दो चीज़ें हैं। इज़्ज़त तो हम हर एक इंसान की में करनी चाहिए, और ऑब्वियसली जहाँ पर खिदमत की बात है तो आई एग्री विद यू कि वो बूढ़े लोग हैं, एज है, अगर जो बहू है वो बीवी है वो अपने खुशी से कर लेती है तो करनी चाहिए, कि इंसान है ना, इकट्ठे रहते हैं। लेकिन इसमें सारी बीवियां, सारी जो बहू हैं, ये क्रिस्टल क्लियर आज हो जाए आपके पॉडकास्ट के हवाले से कि उनकी खिदमत, इज्जत आप बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, इंसान के तौर पे आप अच्छी नेचर की हैं, कर लें, लेकिन ये आप पे वाजिब नहीं है। अगर आप ना करना चाहें तो आप नहीं कर रहे, लेकिन वो एक कर्टसी नहीं रहती। अच्छा, इज्जत करने में ना और इज्जत कमाने में फ़र्क है। कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है डंडे के साथ इज्जत करवाने का, मैं बड़ा हूँ या मैं बड़ी हूँ और मेरी इज्जत करो। नहीं हो सकती। आप डरा तो सकते हैं, आप इज्जत नहीं करा सकते। आपको इज्जत करवानी पड़ेगी, कुछ ऐसा करें कि लोग आपकी वाकई इज्जत करें। एग्जैक्टली मेरे पास एक, मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ। एक खातून आई, उनकी अनफॉर्चुनेटली डाइवोर्स हो गई। मुझ पहले आ जाती तो मैं ना उनकी डाइवोर्स होने देता, कोशिश करता। अब वो उनका क्या है, और ये जो एक जर्नलाइज केस है, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं जी कि जी फर्स्ट डे जब जी खातून गई, शादी करके गई, तो पहला जो हस्बैंड ने बात की, मेरी माँ की इज्जत करना, मेरी माँ का ख्याल रखना, मेरी बाप की इज्जत करना, मेरे बहन भाइयों से अच्छे ताल्लुकात बनाना, इनसे दोस्ती करना। अब यहीं पे बिगाड़ शुरू हो जाता है। अगर ये चले, उसको कह दिया, उससे पहले या उसके बाद में अपनी मदर को, अपने फादर को, सबको कहना ये मेरी फैमिली है, इसकी भी इज्जत करना। अगर ये मेरी, बिल्कुल ये मेरी, अब देखना क्या है, बच्चे, एक खातून है, शादी होगी, उससे आपकी नस्ल आगे चली, आपके बच्चे पैदा हुए, भाई इससे ज़्यादा अच्छा रिश्ता और दो लोगों में क्या रह जाता है। और फिर मैं तो ऑनेस्टली, अगर मेल हजरात मुझसे नाराज़ ना हो जाएं, ऑनेस्टली मैं कहना चाहता हूँ, शौहर जो हैं वो बदनसीब शौहर हैं जो अपने घर में अपनी बीवियों की इज्जत नहीं करवा सकते। वो ये जो आप कह रही ना मेल ईगो, मेल शॉगनिज्म के बड़ा जी मर्दाना, ये सारे मर्दानापन, ये मेल ईगो, ये कुछ नहीं है। अरे डॉक्टर साहब, यहाँ पे ना आपको मैं एक वाकया सुनाना चाहूँगी। हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, कराची में होते थे, उनकी शादी हुई, पुरानी बात है, अब तो खैर उनके बच्चे भी माशाल्लाह जवान हो गए। तो वो सब बताते हैं कि वो, उनकी 4-5 बहनें थी, एक एक भाई थे, उनकी शादी हुई, वालदा ऑब्वियसली एक भाई है तो इन्हीं के पास रहेंगी, तो बगैर किसी फोर्स के उनकी वालदा की उन्होंने, कहते हैं, बड़ी इज़्ज़त की, बड़ी खिदमत की, बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। जब उनका टाइम था वो चली गई इस दुनिया से। अच्छा, कुछ अरसे के बाद वो जो खातून थी वो भी अपने वालिदैन की अकेली बेटी थी। वालिद उनके रहे नहीं, वालदा को कैंसर डायग्नोज हो गया, और ये आती है नेकी पलट के आती है। जब उनकी वालदा को कैंसर डायग्नोज हुआ, वो उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थी, वो अकेली पाकिस्तान में थी। तो उस बंदे ने क्या किया, जिसकी वाइफ ने उसकी माँ की खिदमत की थी, वो उसको अपने पास लेके गया। वो किसी गल्फ़ कंट्री में थे, उन्होंने उसको अपने पास ना सिर्फ रखा, उनका ट्रीटमेंट कराया। वो बताते हैं, कहते सुबह 6 बजे कीमो की वो सेशन होता था, और मैं खुद लेके जाता था, अपनी वाइफ को पता भी नहीं होता था, वो सो रही होती थी। उनको लेके जाना, जितना उनकी ज़िंदगी थी उन्होंने साथ दिया, सब रखा, सब किया, जितनी कर सकते थे खिदमत की। तो ये अब यहाँ पे इस केस में कितनी मज़े की केमिस्ट्री है उस फैमिली की। ना बंदे ने अपनी बीवी से कहा मेरी माँ की खिदमत करो, ना बीवी ने कहा। मतलब एक बंदे के लिए हमारी यहाँ सोसाइटी, मुझे बताएं कितने बंदे अपनी सासों की खिदमत करते हैं। तो वो उस खातून की नेकी थी और अच्छाई थी जो उसने अपनी जवानी में की, और एक टाइम आया कि फिर उसकी माँ को बेटों से बढ़ के उसके दामाद ने संभाला। इससे हमें यही समझ में आता है ना कि आप अपने पार्टनर को वो कंफर्ट जोन दें, भाई ये तुम्हारा घर है, तुमने रहना, और ये तुम्हारी फैमिली है। आप उसको ऑन करेंगे ना, वो आपकी फैमिली को ऑन करेगी। ये आप अर्न करें अपने पार्टनर से, ये वाला ट्रस्ट। जब ये करेंगे तो ट्रस्ट में ही आपका पार्टनर सब करेगा। देखें कितनी अच्छी बात है कि हम दो उसको मनवा रहे हैं, किसी अपने पार्टनर को, दो हम उसकी अपनी मनवा रहे हैं। तो कितना अच्छा ना हो कि ऑनरशिप ही दे दी जाए कि आप उनकी मान लें, वो आपकी मान लें। ज़िंदगी में आए तुम चाहतों के रास्ते,
काश ये रस्ते सनम कट जाएं हंसते हंसते। तो ये जब हम ये चीज़ करते हैं ना, एक दूसरे पे इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, अगर ना भी करें तो जो सामने वाला पार्टनर परसीव कर लेता है कि मेरी तो कोई मर्जी नहीं है, ये तो मेरी बात नहीं मानती, और वो कहती है ये मेरी बात नहीं मानता, तब मसले शुरू होते हैं। कितनी अच्छा है कि आप दो उनकी मान लें जो उन्होंने कहा है, मे बी उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा, दो आप अपनी मनवा लें, उनको कहें जी आपकी मान ली, वो कहें जी मैंने जी आपकी मान ली। तो कितना अच्छा है कि ना कोई बर्डन हम फील करेंगे, हम अपना ऑनरशिप भी फील करेंगे, और हम कहेंगे कि मुझे सुना जा रहा है, मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है, मेरी बात जो है वो मानी जा रही है। तो रिलेशनशिप आपके ठीक ठीक चलेंगे। प्रॉब्लम ये होती है जिद पे अड़ गए, मैंने कह दिया तो जी ये करना ही करना है। और आमतौर पे ना ये इसमें मैं समझता हूँ कि जो मेल हजरात हैं इनको जरा ना अपना थोड़ा सा मुहासबा करना चाहिए। डॉक्टर साहब, लव मैरिजेस में भी डिवोर्स रेशियो बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे तो हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई तीसरा आ गया, कोई फैमिली इन्वॉल्व है या एक दूसरे को जानते नहीं थे। लव मैरिज है, अंडरस्टैंडिंग थी, तो क्यों? जी देखिए, बिल्कुल आमतौर पे ऐसा हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग तो थी, लेकिन वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में थी, प्रैक्टिकल नहीं थी। प्रैक्टिकल नहीं थी। जब एक तो रोल बदल गया, हस्बैंड और वाइफ का रोल हो गया, तो कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और आमतौर पे ऐसा देखा गया कि जैसे ही मोहब्बत की जो शादी है, लव मैरिज, उसमें शादी होकर जैसे ही लड़की अंदर आती है, घर में आती है, और उसी घर से जो है वो लव जो है वो खिड़की से दूसरे तीसरे दिन बाहर चला जाता है। जैसे आप शादी करके दरवाजे से एंटर होते हैं और आपका लव जो है वो खिड़की से बाहर चला जाता है। अब ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आमतौर पे जब हम रोल होता है हस्बैंड उसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, तो तब हमने ना लाइफ में इतनी वो चीजें नहीं देखी होती। हम कहते हैं सोच रहे होते हैं, अच्छा अच्छा सोच रहे होते हैं, वो एक यूथ है, वो एज है, झोंपड़ी में रखोगी तो रहूंगी, आधी रोटी मैं बनाऊंगा तो आधी तुम खाओगी, आधी मैं खाऊंगा। पहले होता है कि तेरे बिना मैं नहीं, और बाद में तो ये तू नहीं है मैं नहीं। एग्जैक्टली। अब वो जब शादी हो जाती है तो फिर रियलिटी हिट करती है कि नहीं जी, सिर्फ ये लव ही नफ नहीं होता, और भी चीजें होती हैं। रहना भी आपने होता है, आपने कुछ जो तकाजे हैं लाइफ के, जो शादी के, वो भी पूरे करने होते हैं। लव तो ऐसे हो गया ना जी कि वादिये इश्क से आया है मेरा शहजादा, और जी वो शहजादा का समझता है जी ये जी मेरी परी है जी, हूर है जी। लेकिन जब शादी हो जाती है तो तब पता चलता है कि मतलब कि क्या असल में चीजें क्या। मतलब अगर लव मैरिज में लव को रिप्लेस कर दिया जाए रिस्पेक्ट के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो वो शादी चल सकती है। देखिए जी, लव जो है ये आमतौर पे, ये तो एक बड़ा डिफरेंट टॉपिक है। किसी दिन रोमांटिक लव पे भी अगर आप करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हमारे यहाँ ना ये डेफिनेशन लव की बड़ी गलत कर दी है। लव का मतलब सिर्फ इमोशंस नहीं है कि जी बस अट्रैक्शन है या इमोशन है या जी वक्ती तौर पे मैं इनके साथ हूँ, तो हमने, हमारी यूथ ने इस चीज़ का नाम लव रख दिया। हालांकि लव तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट का नाम है। आप देखें ना, लव कैसे आप करते हैं किसी सामने वाले बंदे को, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनका ख्याल ही नहीं करते, तो ये लव कैसा हो गया। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में या ये जो रोमांटिक लव है, इसका मतलब ये कर दिया है जी कि जी सारी सारी रात फोन पे बातें करना, और जी उसके बाद जी थोड़ी बहुत अट्रैक्शन होना, और बस एक वादे वफा के इस तरह के फैंटेसी वाली बातें करना, ये लव नहीं है। लव तो एक बड़ी एक तरह से एक आला और एक मुकद्दस और एक तरह से स्पिरिचुअल चीज़ है। आप सामने वाले बंदे की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक हद तक अपने आप को सेल्फलेस कर देते हैं। लोगों के साथ आप सेल्फिश हैं टू सम एक्सटेंट, लेकिन जिससे आप लव करते हैं उसके साथ आप सेल्फलेस होते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनका ख्याल करते हैं, उनको नर्चर करते हैं, उनको पैम्पर करते हैं। असल में लव तो ये है। ये तो कोई बात नहीं हुई कि किसी ने मुझे पहले लिफ्ट नहीं कराई, उसके बाद उसने मुझे लिफ्ट करा दी और मेरा उसे लव हो गया। ये अनफॉर्चुनेटली ये चीजें चल रही हैं। है। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस भी शायद वन ऑफ द रीजन के आप एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, ठीक है शादी हो गई, बट प्रैक्टिकल से हट के आपने वो एक्सपेक्टेशंस रख ली जो हो ही नहीं सकती। एग्जैक्टली। तो भी शादी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप दूसरे बंदे पे इतना बोझ लाद रहे हैं, इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि वो पूरा हो ही नहीं सकता। आमतौर पे औरतों से बहुत एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, करते हैं हमारे माशरे में कि जी वो जी पैसे भी कमा के लाए, वो बच्चों के लिए भी बड़ी अच्छी मदर बने, वो सास ससुर के बहू के रोल में भी बड़ी परफेक्ट हो, वो बीवी भी एक बड़ी परफेक्ट हो। देखिए इतनी ज्यादा जब हम एक्सपेक्टेशंस करेंगे तो पॉसिबल नहीं है ना, ये हो नहीं सकेगा। और फिर आमतौर पर दूसरी बात ये हो जाती है कि फिर खवातीन भी कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर लेती हैं कि हमारा जो पार्टनर है वो देखने में वादिये इश्क का शहजादा होना चाहिए, पैसे कमाने में वो एटीएम मशीन होना चाहिए, और उसके बाद उसका कंडक्ट भी बड़ा अच्छा होना चाहिए, वो हमसे बड़े अच्छी तरह से पेश भी आए। हर वीकेंड पे उनको शॉपिंग भी चाहिए, हर वीकेंड में उनको होटलिंग भी चाहिए, लॉन्ग ड्राइव भी चाहिए, और पैसे भी चाहिए, तो फिर काम कब करेगा। एग्जैक्टली, काम कब करेगा। और फिर उसमें दूसरी बात ये कि लुक भी बड़ी बेहतर होनी चाहिए ना। मतलब कि आमतौर पे हमारे माशरे में कॉन्सेप्ट है ना कि रोमांटिक पार्टनर ऐसा होना चाहिए,
लड़की ऐसी होनी चाहिए, लड़का ऐसा होना चाहिए। तो उसके बाद ये फिर सारी चीज़ें जब हमें रियलिटी हिट करती है तो देखिए एक्सपेक्टेशन आप समझ ले, जो जिनकी शादियां हो गई हैं या जो अभी शादियां कर रहे हैं, जो लव की स्टेज पे या किसी भी स्टेज पे, आप इस चीज़ के लिए तैयार रहे कि एक्सपेक्टेशन इस दुनिया में किसी एक इंसान की भी मीट नहीं होती, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं। अब आप इन अप्स एंड डाउन्स को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट ना करें। सब कुछ नहीं मिल सकता ना, बिल्कुल कहीं ऐसे ना कहीं आपको कौन है दुनिया में जिसको सब कुछ मिला, मुझको सब कुछ मिला बस मिले एक तुम नहीं। तो ये है कि ये मसले होते हैं। एक्सपेक्टेशंस कभी भी किसी भी इंसान की इस दुनिया में 100% मीट नहीं होती। थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज करें, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आपके लिए लेट्स से कोई रेड लाइंस हैं, उन पे आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, तो फिर आप बात करें कि इस चीज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, और दूसरे बंदे को भी बात समझनी चाहिए। देखिए आज आके बात यही रह जाती है, जैसे मैंने बताया औरत जो है और मर्द भी ये हर चीजें जो है वो हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट होती है ना, ये आम तौर पे जिस रिलेशनशिप में होती है, आप देखें मैंने बड़े सारे ऐसे रिलेशनशिप देखे हैं, खवातीन ब्रेड विनर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, मेल को उन्होंने एक बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ है, अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो रिस्पेक्ट मांग रही है। वो कह रही है सिर्फ हमें रिस्पेक्ट दो, मैं प्रोफेशन को भी देखती हूँ, मैं घर के काम भी कर लूंगी, मैं सारा कुछ कर लूंगी, लेकिन रिस्पेक्ट पे मैं कंप्रोमाइज नहीं करी, मुझे बस रिस्पेक्ट चाहिए। लेकिन आमतौर पे देखा ये गया है कि कुछ मेल्स हैं वो रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार ही नहीं है, वो टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उनको मतलब पैसा भी औरत से चाहिए, इज्जत भी औरत से चाहिए, और काम भी उसी से कराना है, और रिटर्न में कुछ नहीं करना। एग्जैक्टली बाहर हम सबके साथ बड़े ठीक हैं, कुलीग बहुत अच्छे हैं, बिजनेस पार्टनर हम बहुत अच्छे हैं, फ्रेंड हम बहुत अच्छे हैं, जैसे ही हम हस्बैंड के रोल में आते हैं तो हमें पता नहीं क्या हो जाता है, जिंदा हो जाती है, जिंदा हो जाती है। अब देखिए ना, ये एक बड़े प्रॉब्लम्स हैं कि बाकी सारे रोल में आप ठीक हैं, लेकिन जैसे ही हस्बैंड के रोल में आते हैं पता नहीं जी क्या हो जाता है जी, बड़ा जी डोमिनेटिंग और डिसरिस्पेक्टफुल। ऐसा नहीं होना मैंने चाहिए। ये डॉक्टर साहब कहीं से सुना भी था किसी से कि आप जरूरी नहीं है कि आप अच्छे भाई हो, अच्छे बेटे हो, अच्छे दोस्त हो तो आप अच्छे शौहर भी होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद फिर मैंने कुछ केसेस देखे भी, तो मतलब हम किसी को जब जज करें, जज तो शायद थोड़ा हार्ड वर्ड हो जाएगा, जब आप किसी इस तरह के रिश्ते में जा रहे हो, आप शादी करने जा रहे हैं, रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो उनको उनके बाकी रोल से हटके आप अपने रोल के लिए असेस करें। एग्जैक्टली देखें, बिल्कुल आपने बड़ी रेलिवेंट बात की। अच्छे दोस्त शायद बहुत लोग होते हैं, अच्छे बिजनेस पार्टनर भी हमें मिल जाते हैं, हमें हर चीज़ अच्छी मिल जाती है, लेकिन आम तौर पे अच्छा शौहर के रोल में वही लोग वो आम तौर पे ढूंढने मुश्किल होते हैं। तो जब भी आप, बिल्कुल आपकी रेलिवेंट बात है कि आप असेस इस सेंस में करो जिस सेंस में आप उनके साथ रिलेशन बना रहे हो। आम तौर पे क्या करते हैं, लड़का बहुत अच्छा है जी, सोशल हमें कंपेटिबिलिटी चेक करनी है कि क्या आप दो लोग एक दूसरे के लिए ठीक हैं, तो जिंदगी गुजरेगी, वरना जहन्नुम हो जाएगी। देखिए बिल्कुल आपकी बात है, अगर सिर्फ बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर दें, मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं, रिलेशनशिप खराब है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं जा रही, और मैंने ऐसे लोग मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल हैंड टू माउथ भी लिटरली, जो अब जिनको हम शायद इतना नहीं कंसीडर करते, लिटरली जो कचरा उठाने वाले लोग हैं, उनका भी अगर रिलेशनशिप ठीक आपस में हस्बैंड वाइफ का है तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी एक हद तक बड़ी अच्छी गुजर जाएगी। क्योंकि ये जो रिश्ते हैं ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो बिल्कुल ठीक है, जिंदगी बिल्कुल जहन्नुम बन जाएगी। बाकी सारी चीजें आप बर्दाश्त कर लेते हैं, आप फाइनेंशियल वरीज देख लेते हैं, उससे ओवरकम कर लेते हैं, आप हेल्थ इश्यूज भी अपने जो हैं उनको भी ओवरकम कर लेते हैं, ट्रीट कर लेते हैं। अगर आपका ये रिश्ता मजबूत है, ये रिश्ता अगर ठीक है, तो बिल्कुल आपने बिल्कुल बात ठीक की कि ये दुनिया जो है ये जन्नत है। डॉक्टर साहब, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस जो डेवलप होती हैं, आपको क्या लगता है कितनी रिस्पॉन्सिबल उसके लिए हमारा मीडिया है, हमारे ड्रामे हैं, फिल्में हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये जो मीडिया है जहाँ पे बड़ा पॉजिटिव रोल इन्होंने प्ले किया है, नो डाउट के राइट्स वगैरह के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से। लेकिन ये ना कुछ ऐसा भी है कि ये जो कुछ ड्रामों वगैरह से कुछ हमारे जो ऐसे यूथ है जो कि अभी इतनी मेच्योर नहीं है, वो शायद ना कुछ समझ लेते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि शायद ज़िंदगी ऐसी है, हालांकि ज़िंदगी वैसी नहीं है। वो तो एक पोर्ट्रे किया जा रहा है, एक ड्रामेटिक एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, असल जिंदगी कुछ और है आमतौर पे। फिर देखें ना, अच्छा फिर एक ये भी बात है, कुछ एक मैं तो अक्सर कहता हूं कि ना लव इंडस्ट्री चल रही है, मार्केट में लव इंडस्ट्री चल रही है। लव इंडस्ट्री नहीं है, वो सेट पैटर्न है, बिकना ही 3 तरह की चीजें हैं, 2-3 सेट पैटर्न्स हैं। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखा देंगे, या बंदा किसी रिलेशनशिप में है या बंदी है, ठीक है, या सास बहू है, या फिर कोई सेक्रेटरी के साथ एक्सपेयर है, घर से बाहर निकाल। इसके अलावा आपके पास बेचने के लिए क्या है? आप सोशल इश्यूज पे बात कर रहे हैं, हम नहीं करना चाहते। हम रिलीजन पे बात करते हैं, हम बहुत फॉलो करते हैं इंडिया को।
अब यहाँ पे ये क्रिटिक अपने लिए है। इंडिया का कोई फिल्म उठा ले, कोई ड्रामा उठा ले, मैं कभी इंडिया नहीं गई। एक ज़माना था यहाँ पे बड़ा स्टार प्लस, सोनी, पता नहीं क्या क्या चलता था। हमें उनके जो उनके रिलीजियस इवेंट्स हैं उनका पता है, हमें ये पता है कि उनके भगवान कौन कौन से हैं, उनकी पूजा कैसे होती है, कैसे पता है, हमने उनके कंटेंट में देखा है। वो अपने हर कंटेंट में एक मंदिर भी ज़रूर दिखाएंगे, वो अपनी पूजा का कोई इवेंट भी ज़रूर रखेंगे, उनका जो लेटेस्ट इवेंट चल रहा होता है उसको इंडोर्स भी ज़रूर करेंगे। हम अपने ड्रामों के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर कितना अपना रिलीजियस सोर्स दे रहे हैं, हम कितने एक्चुअल इश्यूज पे बात करते हैं। इस्लाम के नाम पे अगर दिखाना है तो बड़ी मुश्किल से 5 सेकंड का किसी मस्जिद का शॉट लगा देंगे बस। ये तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि कल्चरल डिफरेंसेस हैं, मीडिया वो पोर्ट्रे नहीं कर रहा जो कि करना चाहिए। लेकिन ना इसमें एक और एलिमेंट भी आप देखें कि अभी हमने ये जो लव मैरिज वगैरह की बात की, इसमें जो लव इंडस्ट्री किस तरह से है कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जो कि इमोशनली दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और दूसरा बंदा उनको एक्सप्लॉइट कर रहा होता है। बहुत सारे ऐसे जो बॉयफ्रेंड वगैरह और गर्लफ्रेंड के रोल में, इवन के हस्बैंड वाइफ के रोल में भी जो ज़्यादातर मेल हैं वो इमोशनल डिपेंडेंसी की वजह से फीमेल की साइड पे जो उनसे होती है, उनसे पैसे एक्सटॉर्ट कर रहे होते हैं कि मुझे ये ज़रूरत है, मेरी ये ज़रूरत पूरी करो, इस तरह से करो, उस तरह से करो। अब ये ना टॉक्सिक रिलेशनशिप ना सिर्फ कि इस रोल में होते हैं बल्कि शादीशुदा जिंदगी में भी होते हैं। अब मीडिया से भी तो ये इसी तरह के मैसेजेस ले रहे हैं क्योंकि दिखाई हम यही कुछ रहे हैं। बिल्कुल। अब घर बैठी औरत जो पूरा दिन कोई उसके कोई नहीं है, वो हाउसवाइफ है, उसने पूरा दिन खाना बनाना है, ये घर को टेक केयर करना है, बच्चों को करना है, उसके बाद जब वो अपनी एंटरटेनमेंट के लिए टीवी के आगे बैठेगी और ये सब देखेगी खुराफात, तो फिर उसके दिमाग में क्या होगा? वो फिर भी एक फैंटेसी लैंड में एक लव ये होता है वो होता है, और फिर बाय द वे एक्सप्लॉयटेशन बड़ी हो रही है लव में। ये एक तरह से ना इंडस्ट्री बन गई है कि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो इमोशनल ट्रॉमा से में इस ब्रेकअप की वजह से मेरे पास आते हैं कि जी पैटर्न्स क्या चल रहे हैं जी कि मैं इमोशनली डिपेंडेंट हो गया और दूसरे पार्टनर ने मुझसे पैसे मांगे, और जब तक मैं उसकी ज़रूरतें पूरी करता रहा या करती रही, वो मेरी इमोशनल ज़रूरतें पूरी करता रहा। अब देखें उसके बाद एक दफ़ा ये कुछ ब्रेकअप वाला मसला हो गया, अब एक वॉइड क्रिएट होगी, अब सुकून नहीं मिलना जब तक कि ये वॉइड फिल नहीं होनी, फिर दूसरा रिलेशनशिप और इस तरह की चीजें ये आम तौर पे हो रही हैं। तो आजकल तो दिखने में ऐसे लगता है कि बड़ी एक लव इंडस्ट्री बन गई है, इसमें लोगों को थोड़ा सा अपने आप को स्टॉप करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, शायद ये हमारी अपने मजहब से दूरी है। बिल्कुल। हमारे इस्लाम में मुझे बताएं कौन सा लिव इन या रिलेशनशिप कहाँ है? नहीं है, ये हराम रिश्ते हैं। हम अपने मजहब से दूर होंगे तो हम ख्वारी होंगे। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू, मजहब से, वैल्यू सिस्टम से। लेकिन प्रॉब्लम आजकल पता है क्या, आजकल ना हर एक के हाथ में सेल फोन है, सोशल मीडिया इतना है कि इंटरेक्शन हो जाता है। यूथ को ये अगर ये बात जो हम कर रहे हैं समझ सके तो वेल एंड गुड, लेकिन इट इज इलॉजिकल कि हम उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि सारे लोग हमारी बात समझें। मैं तो अक्सर ये कहता होता हूं कि अगर लैला मजनू या रोमियो जूलियट के दौर में सोशल मीडिया होता ना तो ये स्टोरी नहीं बननी थी। लैला को मजनू और मिल जाने थे और मजनू को लैला और मिल जानी थी। तो आजकल ना इंटरेक्शन लोगों का, हमारी यूथ का बड़ा कुछ ऑड किस्म का, और फिर उसके बाद ऑप्शंस बहुत आ गई हैं और उस बेस पे फिर जो शादियां होती हैं, अब देखें ये भी एक बहुत एक अलमिया है कि लव मैरिजेस, अभी जो आपने पूछा था क्यों इतनी ब्रेक हो रही है, देखें जब हम 25 साल की उम्र में लव मैरिज करते हैं ना, तब हम दूसरे पार्टनर से कुछ और चाह रहे होते हैं। हमारा अट्रैक्शन का और रिलेशनशिप के अटैचमेंट के पैटर्न डिफरेंट होते हैं कि 25 साल की उम्र में ये चाहिए। शादी क्यों टूटती है? क्योंकि जब आपने 35 का या 40 का होना है तब आपने अपने पार्टनर से कुछ और चीज एक्सपेक्ट कर रहे होना है जो आपने 25 में नहीं एक्सपेक्ट करते। तो 25 की एक्सपेक्टेशन की बेस पे, उस वक्त की अटैचमेंट की बेस पे आपने शादी तो कर ली, लेकिन वही जो 25 में, क्या वो 40 में या 35 में जो चीजें चाहिए होगी कि आपका पार्टनर आपको वो प्रोवाइड करेगा, वो आम तौर पे ऐसा देखा गया है कि नहीं करता, जिसकी वजह से ज्यादातर लव मैरिजेस में ही डाइवोर्स रेट हो रहे हैं। और आजकल फिगर्स इतनी है कि सबसे ज्यादा जो आमतौर पे आजकल ये कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, ये कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है, ये कुछ और नहीं, ये सबसे ज्यादा डाइवोर्स के, खुला के, और उसके बाद फिर सबसे जो खौफनाक केसेस चाइल्ड कस्टडी के चल रहे हैं। बच्चों को मिलवाना पड़ता है कोर्ट्स में, और आप देखें जो बच्चे इस उम्र में कोर्ट में जाएंगे वो तो उनका तो ये क्राइम से डिसेंसिटाइज हो गए। तो इसमें भी एक पेरेंट्स के लिए बड़ा एक मैसेज है कि आपने जो भी कर लिया, खुला ले लिया, डाइवोर्स कर लिया, लेकिन खुदारा बच्चों के माइंड पे इस तरह से ना आप करें, आप कोई अपना कुछ सेटअप करें, कोई अपना कुछ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करें, ताकि बच्चों के एक पर्सनैलिटी डैमेज ना हो। डॉक्टर साहब, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की इशू भी बहुत बढ़ रही है, उसकी क्या रीजन समझ में आती है? देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बिल्कुल रीजंस बढ़ गई हैं। एक तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की रीजंस है। आमतौर पर ये तो एक अवेलेबिलिटी का इशू बन गया है कि पहले इंटरेक्शन वगैरह हो गया, उसकी वजह से चीज़ें हो गई हैं, और फिर एक डिससेटिस्फैक्शन कि जी मैं तो जी अपने पार्टनर से डिससेटिस्फाई नहीं हूँ। आप देखें
कि जो जब हम घर में होते हैं, कोई भी जो हमें बाहर बड़े अच्छे पार्टनर लग रहे होते हैं, बड़ा हम अट्रैक्शन फील कर रहे होते हैं, अपने घर में वो भी ऐसे ही होते हैं जैसे आपका पार्टनर अपने घर में है। तो ये जो एक वक्ती तौर के जो अट्रैक्शन है और अटेंशन है, इस पे आप ग्लैमर पे ना जाएं, इस चीज को जरा आप डिस्करेज करें। जैसा आपका पार्टनर है वैसा ही वो पार्टनर। और बाय द वे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आमतौर पे हम ये देखते हैं कि ये मैंने गलत शादी कर ली, ये मुझे इतना कोई पसंद की नहीं है, अब मुझे वो कोई दूसरा बंदा पसंद आ गया, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। अब ये बातें बहुत पुरानी होगी, अब वो टाइम नहीं है, ये आपको शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। और बाय द वे जिनसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं ना, आमतौर पे लोग नाराज ना हो जाएं, मैंने ये देखा है कि बीवियां घर में बड़ी अच्छी अच्छी बैठी होती हैं, मेल की बात कर रहा हूं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और ये मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। आप जिनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है अपने घर में बीवियों के साथ कंपेयर कर लें, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि एक डिससेटिस्फैक्शन, एक बगैर वजह की ईगो, अपने पार्टनर को अप्रिशिएट ना करना, इस वजह से आमतौर पे हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। डिससेटिस्फैक्शन भी है, और फिर इस चीज़ को आजकल हमने गलत भी नहीं, कुछ लोग समझते कि क्या हुआ जी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही है, छुपा लेंगे, कर लेंगे। छुपता नहीं है। देखें, अगर आप छुपा भी लेंगे तो जैसे मैंने बताया कि रिसर्च में बताती है, और मैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपको अपनी ओपिनियन दे रहा हूं कि 3% चांसेस कम हो जाते हैं एक अफेयर से, चाहे वो आपके शादी से पहले हुए हों या शादी से बाद में हुए हों। जो मैरिटल सेटिस्फैक्शन है, हर एक अफेयर जो है वो 3% चांसेस आपके मैरिज सेटिस्फैक्शन के कम कर देता है। अब आप देखें, मैरिज सेटिस्फैक्शन ही नहीं होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से, तो फिर तो डिवोर्सेज ही होंगी। तो ये कुछ इस तरह के मसले वसले होते हैं। और ये जो भी हमें ऑडियंस सुन रही है, ये अगर इनको इस बात को आप वेरीफाई कर लें कि घर में जो बीवी है उनका प्रोफाइल बेहतर होगा जिनसे आपके हस्बैंड का बाहर अफेयर चल रहा है। वो एक फितरत ही है, मतलब फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उसकी इंसान की नेचर में है। डॉक्टर साहब, एक मैसेज लेना चाहूँगी आपसे कि जो लोग शादी करना चाहते हैं, शादी करने जा रहे हैं, उससे पहले अपने पार्टनर को चूज़ करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कौन सी ऐसी ट्रेड्स और हैबिट्स आपको देखनी है अपने पार्टनर में कि हाँ ये, और कंपेटेबिलिटी चेक कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पार्टनर में ये देखना चाहिए कि दूसरे जो पार्टनर है वो इंसान का बच्चा हो। इंसान के बच्चे से मेरा मुराद है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला हो, रिस्पेक्ट करने वाला हो, एक हद तक मैच्योर हो। लेकिन आमतौर पे जिन चीज़ों की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए, आज उनका आपके साथ क्या कंडक्ट है, थोड़ा सा दूर अंदेशी कर लेनी चाहिए। अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं या पेरेंट्स की मर्जी से भी कर रहे हैं, ओपिनियन दूसरों से ले लिया करें। क्योंकि अगेन आज आपका वक्ती मूड है, जब आप लेट से 25 साल के हैं, आप कुछ चीज़ों से अट्रैक्ट हुए हैं। लेकिन जब आपने 35 का होना है तो अपने पार्टनर से कोई और चीज़ एक्सपेक्ट करनी है। आमतौर पे लड़के जो हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो थोड़ी मॉडर्न हो, खूबसूरत हो, और वो बात करें, थोड़ी सोशल हो। ख़वातीन जो हैं वो आमतौर पे फिजिकल अट्रैक्शन के अलावा और दूसरी चीज़ एक्सपेक्ट करती हैं। लेकिन ये आप 25 साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप अपनी बीवी से या हस्बैंड से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट, नर्चर करने वाला, पैम्पर करने वाला, ये करने वाली, इमोशनल सपोर्ट देने वाली, बच्चों के लिए अच्छी माँ और अच्छा बाप, नस्ल चलनी है। एग्जैक्टली। तो जब 25 में हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो जब भी आप ये डिसाइड करें तो जरा दूर अंदेशी से देखें कि क्या मैं इनके साथ सारी उम्र गुजार सकता हूं या गुजार सकती हूं। अब अगर तो किसी की ये स्टेज है तो ये करना चाहिए। अगर स्टेज गुजर गई है तो अब ना आप आपस में बात करें, अपनी कंपैटिबिलिटी को इंप्रूव करें। कंपैटिबिलिटी से देखें, ये मुराद नहीं है कि सारी सारी रात आपने फ़ोन पे बातें कर ली। आपकी भी एज है, उनकी भी एज है, ख़वातीन भी कोई इतना करियर पे फोकस नहीं है, लड़के भी करियर पे इतना फोकस नहीं है। सारी सारी रात बात कर ली और बातें ख़त्म नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपैटिबल है। इसका मतलब ये है कि आप दोनों ही वेले हैं। तो असल में कंपैटिबिलिटी जो चेक करनी है वो देखिए कि आपकी कितनी इज्जत कर रहा है, आप उनके साथ कितना जिसको कहते हैं जस्ट बीइंग योरसेल्फ, आप कितना ओपन अप हो सकते हैं, सामने वाला बंदा आपको कितना अप्रिशिएट कर रहा है, रिस्पेक्ट कितनी कर रहा है। क्योंकि कंपैटिबिलिटी से ज़्यादा ये चीज़ ज़रूरी है कि अगेन सामने वाला इंसान का बच्चा हो। और अगर तो शादी हो गई है तो अब दो ही ऑप्शन बचती हैं, या तो आप किसी मैरिटल काउंसलिंग के थ्रू अपने रिलेशनशिप को बेटर कर लें, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के शू में जाके अंडरस्टैंड करें। अगर ये नहीं होता तो फिर दूसरी ऑप्शन पे भी सोचा जा सकता है। इन शॉर्ट कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके पार्टनर में और एहसास नहीं है तो फिर मुश्किल गेम इज ओवर। मुश्किल है। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक को हमने डिस्कस किया। होपफुली ज़्यादा लोगों के इमोशंस हर्ट नहीं हुए होंगे हमारे इस पॉडकास्ट से। सो इंशाल्लाह हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और भी सोसाइटी के सेंसिटिव इश्यूज़ को हम छेड़ते रहेंगे अपने अंदाज में, थोड़ा लाइटर नोट पे भी और थोड़ा इमोशनल साइड पे भी।